इसके पहले के एक वीडियो में क्लास 10th के साइंस वाले टेक्स्ट बुक में जो 5वां चैप्टर था जिसको कि हम लोग जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेसेस कहते थे, तो उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम लोग उस वीडियो में समझ चुके हैं। और उसको समझते हुए हमें मालूम चला था कि किसी भी सजीव को जीवित रहने के लिए, उसके लाइफ को सपोर्ट करने के लिए उसके अंदर 4 तरह के प्रोसेस काम करते हैं, ठीक है। जिसमें से कि एक है पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, दूसरा है श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन, तीसरा है परिवहन जिसको कि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, और चौथा है उत्सर्जन जिसे कि हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है ना। ये 4 प्रोसेस हैं जिसके वजह से किसी भी सजीव के अंदर उसका लाइफ उस सजीव के लाइफ को सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। यही 4 प्रोसेस हैं और इसमें से कोई भी एक प्रोसेस रुक जाएगा तो उस सजीव का सर्वाइव कर पाना, जीवित रह पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लगभग नामुमकिन के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। और इस वीडियो के अंदर हम लोग पोषण को समझने वाले हैं यानी कि न्यूट्रिशन को समझते हैं, ठीक है ना। अब आपको पता है कि पोषण कौन करेगा? सजीव करेंगे, निर्जीव तो नहीं करेंगे ना। और सजीव कितने तरह के होते हैं, ठीक है। आपको पता है कि सजीव में 2 तरह के होते हैं, जैसे कि एक होते हैं प्लांट्स यानी कि प्लांट किंगडम जिसमें कि पादप आते हैं ना, पौधे आते हैं, पेड़ पौधे जितने भी है ना सबके सब प्लांट किंगडम में आते हैं, पादप जगत में, ठीक है। और दूसरे होते हैं जंतु, एनिमल्स, एनिमल किंगडम, प्राणी जगत में जंतु आते हैं, ठीक है। इंसान क्या है? हम लोग क्या है? हम लोग भी जानवर ही हैं, ठीक है ना। भूलना मत, हम लोग पहले बंदर हुआ करते थे, ठीक है। लगभग 20 लाख साल पहले हम लोग आदि मानव का जीवन जीते हुए तब आज हम लोग इतना तक पहुंच गए हैं, ठीक है। अपने आप को विकसित करते करते कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो गए हैं, तो बाकी सबको जानवर कहते हैं और अपने आप को इंसान कहते हैं, ठीक है। और इंसान का समझ बस इतना ही है कि अगर कोई जानवर कहे तो बुरा मान जाते हैं, लेकिन अगर कोई शेर कह देना तो बहुत खुश हो जाते हैं, ठीक है। हटाओ ऐसा बात को। तो आपको पता है कि एक सजीव के अंदर एक पौधे होते हैं और एक जंतु होते हैं, ठीक है। हैंड राइटिंग पे मत जाना यार, बहुत गंदा है, ठीक है, छोड़ो। देखो, तो पादप और जंतु, ठीक है, दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? सबसे बड़ा अंतर यही है कि जो पौधे होते हैं वो एक ही जगह पर खड़े खड़े अपना सारा जीवन बिता देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि एक पीपल का पेड़ है, जब से वो उगा है धरती पर, ठीक है, तब तक से जब तक वो जिंदा है तब तक एक ही जगह पर रहता है, ठीक है ना। और पीपल का पेड़ बहुत दिन तक जीता है, बरगद का पेड़ बहुत दिन तक जीता है, ठीक है। आप चले जाओ वृंदावन के अंदर, वृंदावन में एक ऐसा पेड़ है जो कि भगवान कृष्ण के समय से अभी तक से जिंदा है, ठीक है। तो ये जो पौधे होते हैं वो एक ही जगह पर सरवाइव करते हैं, लेकिन जंतु जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार एक जगह से दूसरे जगह तक चले जाते हैं, ठीक है। ये लोग अपने भोजन के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड रहते हैं, लेकिन जो पौधे होते हैं वो अपने भोजन के लिए खुद के ऊपर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि ये लोग कहीं जा नहीं सकते हैं और कोई और इनको भोजन ला करके देगा नहीं, इसलिए इनकी सहायता खुद प्रकृति माता करती है, मतलब नेचर करता है ना, ठीक है। अब देखो, जो जीव अपना अपना भोजन के लिए स्वयं के ऊपर आश्रित है पूरी तरह से, उसे कहते हैं स्वपोषी, ठीक है। जो अपने पोषण के लिए पूरी तरह से स्वयं पर आश्रित है, स्वयं से ही अपना पोषण कर लेता है, उसे स्वपोषी कहते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉप करते हैं ना, ऑटोट्रॉप, ठीक है। और जो दूसरों के ऊपर निर्भर करता है उसे कहते हैं विषम पोषी, ठीक है। उसे विषम पोषी कहते हैं, यानी कि परपोषी भी कह सकते हो, जो कि किसी और के ऊपर डिपेंड करता है ना, ठीक है, अपने पर नहीं रहता है। इसका एग्जाम्पल देंगे आपको, ठीक है। और इसको इंग्लिश में कहते हैं हेटेरोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप, ठीक है। हैंड राइटिंग पे मत जाना, ठीक है। देखो, जैसे कि जंतु के बारे में आपको पता है कि जंतु पेड़ पौधे खाते हैं, जैसे कि गाय घास खाती है, हाथी केला खाता है, पत्ते खाता है कि नहीं है। शेर क्या करता है? शेर घास नहीं खाता है, शेर जो है घास खाने वाले हिरण को खाता है, ठीक है। शेर घास खाने वाले जेबरा को खाता है, ठीक है। शेर जो है घास खाने वाले भैंसा को खाता है, ठीक है ना। तो जंतु जो होते हैं वो अपना भोजन के लिए या तो पौधे के ऊपर आश्रित है, जैसे कि गाय भैंस है ना, हिरण बकरी, या फिर जंतु अपने भोजन के लिए किसी और जंतु के ऊपर आश्रित है, ठीक है, जैसे कि शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ, ठीक है। लेकिन इंसान किस में आएगा? इंसान के बारे में आपको पता है ना, कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं जो कि सिर्फ पौधे को खाते हैं ना, ठीक है, फल खाते हैं, पौधे खाते हैं, अनाज खाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं जो कि केवल मांस मछली खाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है ना।
तो हमारा खाने का तरीका अलग है, इसलिए हमारा शरीर भी बिल्कुल अलग तरीके से बना हुआ है। हम लोग पौधों की तरह नहीं दिखते हैं, हम लोग अलग तरीके से दिखते हैं, है ना। इसलिए हमारे अंदर जो पोषण का तरीका है ना, पौधों के तरीके से बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। पौधों का तरीका बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। अब पौधे अपना स्वपोषी पोषण कैसे करते हैं इसको समझते हैं, ठीक है। अब पौधों के अंदर कैसे पोषण होता है इसको समझने के लिए हमारे आँख के सामने एक पौधा होना जरूरी है। तो ये देखो, ये है हमारा पौधा, ठीक है ना। और पौधे जिस विधि से अपना पोषण करते हैं उस तरीके को कहते हैं, उस मेथड को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो स्वपोषी पोषण का एक विधि है, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा, स्वपोषी पोषण की विधि, ए मेथड टू ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना। अब हम लोग समझते हैं कि पौधे अपना स्वपोषी पोषण यानी कि प्रकाश संश्लेषण कैसे करते हैं, क्या तरीका है, क्या प्रोसेस चलता है इनके पास, ठीक है। तो स्वपोषी पोषण यानी कि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधों को 4 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। जिससे कि हम लोग कहेंगे प्रकाश संश्लेषण के घटक, प्रकाश संश्लेषण के घटक, घटक यानी कि कंपोनेंट्स, ठीक है ना, कंपोनेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अच्छा, इसको प्रकाश संश्लेषण क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। और संश्लेषण का मतलब होता है किसी चीज को सिंथेसाइज करना, किसी चीज का निर्माण करना, सृजन करना, बनाना, है ना। इसको हम लोग संश्लेषण करते हैं। तो प्रकाश के माध्यम से अपने भोजन का सृजन करते हैं पौधे, इसीलिए इसको प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है ना। प्रकाश फोटोन के कणों से बनता है, इसलिए इसको फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। इतना बात समझ गए ना, इसका नाम को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के क्या क्या घटक होते हैं? तो 4 घटक मुख्य रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये उंगलियों पे याद होना चाहिए, ठीक है। पहला चीज है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सूर्य का प्रकाश। अब सूर्य का प्रकाश ही क्यों चाहिए भाई? दिया के प्रकाश या फिर ट्यूबलाइट के प्रकाश में क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। अब सोचो कि जब से धरती पर दिया या फिर ट्यूबलाइट का आविष्कार नहीं हुआ होगा, उससे पहले से भी तो पौधे प्रकाश संश्लेषण करते आए हैं ना, तब इन लोगों को कौन देता था, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश देने के लिए साक्षात भगवान सूर्य नारायण हर दिन आसमान में आते हैं, ठीक है। तो यहीं पे भगवान सूर्य जो है इन लोगों को सूर्य का प्रकाश दे देते हैं, अपना प्रकाश दे देते हैं बिल्कुल फ्री में, ठीक है। सूर्य के प्रकाश में ही वो फ्रीक्वेंसी है, वो वेवलेंथ है, वो एनर्जी है जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को चालू कर सकता है। इसलिए किसी और प्रकाश में ये सब नहीं होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। दूसरा चीज क्या है बहुत जरूरी, वो है हरित लवक। हरित लवक यानी कि हम लोग इसको क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, क्लोरोफिल के नाम से ये पॉपुलर है, ठीक है ना, हरित लवक। तीसरा जरूरी चीज है H2O, यानी कि क्या बोलते हैं इसको पता है ना, जल। बच्चा बच्चा जानता है यार इसके बारे में, ठीक है। चौथा चीज जरूरी है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ठीक है, कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है। तो ये 4 चीज बहुत जरूरी है। इन चारों चीजों में से कोई भी एक चीज का कमी हो जाएगा ना तो प्रकाश संश्लेषण का काम नहीं हो पाएगा यार, ठीक है, याद रखना इस बात को। तो ये चारों कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है। तो अब समझते हैं कि ये चारों चीजों का जो सप्लाई है वो कैसे होगा। जैसा कि आपको पता है कि सूर्य का प्रकाश देने के लिए खुद भगवान सूर्य नारायण हर दिन आसमान में आते हैं और फ्री में इन लोगों को सूर्य का प्रकाश मिल जाता है, ठीक है। हरित लवक कहाँ होता है, कहाँ से ये आएगा? तो आपको पता है ना कि जो पौधे होते हैं वो किससे बनते हैं? तो पौधे बनते हैं पादप कोशिका से, ठीक है। जो भी सजीव होते हैं, जितने भी जीव जंतु होते हैं वो सब कोशिकाओं से बनते हैं, सेल से बनते हैं। पौधे बनते हैं पादप कोशिकाओं से और जंतु बनते हैं जंतु कोशिकाओं से, ठीक है। दोनों का कंपोनेंट्स अलग होते हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, ठीक है। तो पौधे, मान लो कि देखो पौधे का पत्ता है, ये किससे बना हुआ है? तो ये बना है पादप कोशिका से, प्लांट सेल से बना है, ठीक है। और पादप कोशिका में क्या पाया जाता है पता है ना? पादप कोशिका के अंदर एक अंग होता है, एक ऑर्जिनेला होता है, जिसे कि हम लोग कहते हैं प्लास्टिड, ठीक है ना, प्लास्टिड कहते हैं। और जो प्लास्टिड है वो 2 तरह का होता है, ठीक है। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, और एक होता है
क्लोरोप्लास्ट। क्लास 9th में पढ़े होगे इसके बारे में, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट है ये बिल्कुल रंगहीन होता है, मतलब इसमें कोई कलर नहीं है जी, ठीक है ना, कलरलेस है, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट है ये रंगीन होता है, ये अलग अलग कलर के लिए इसमें मतलब अलग अलग कलर्स में ये अवेलेबल होता है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट जबकि जो अलग अलग कलर में होता है उसमें से जो हरे रंग का कलर है ना, हरा रंग, ठीक है, तो हरा रंग का कलर देने वाला जो कंपोनेंट है वही है क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोफिल किसका पार्ट है? क्लोरोप्लास्ट का पार्ट है, न कि ल्यूकोप्लास्ट का, ठीक है। और क्लोरोफिल एक तरह का क्या होता है? प्लास्टिड होता है, ठीक है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्लोरोफिल जो है एक तरह का प्लास्टिड है जो कि पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल इन लोगों को आराम से मिल जाएगा, हर पत्ते के अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है। अब समझते हैं जल के बारे में। तो जल कहाँ से मिलेगा? अब देखो, इंसानों के गमले में जो पौधा होता है या फिर जो बागीचे में पौधा होता है उसको तो पानी खुद इंसान दे देते हैं, लेकिन जो पौधा जंगलों में है, जो पौधा पहाड़ों पर है, जो पौधा रेगिस्तानों के अंदर है, ठीक है, उसको कौन पानी देगा? तो उसको पानी देती है नेचर, प्रकृति, है ना, ठीक है। क्लाउड्स जो कि H2O पानी का बरसात करती है ना, ठीक है। भगवान इंद्र जो है बादलों को भेज करके पानी का बरसात करवा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पानी अवेलेबल हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि पानी अगर पत्तों पर गिरेगा तो पत्ते वहीं से पानी को सोख लेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। पानी गिरता है ज़मीन पर, ठीक है, और ज़मीन के अंदर पौधों के जड़ धंसे होते हैं, ठीक है ना। ज़मीन के अंदर पौधों के जड़ धंसे होते हैं, तो ज़मीन के अंदर जब पानी स्टोर हो जाता है तो उसी पानी को पौधों के जड़ खींच करके हर एक पत्ता तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। इस तरह से खींच करके हर एक पौधा तक हर एक पत्ता तक जड़ पहुंच जाता है, ठीक है। अच्छा, ये तो आप लोग क्लास 1-2 में जानते होंगे ना कि पौधों के अंदर भोजन बनाने का काम पत्ते करते हैं। तो पत्ते ही क्यों करते हैं, समझ में आ गया ना, क्योंकि पत्तों के अंदर ही क्या है? क्लोरोफिल है, इसीलिए पत्ते ही पौधों के अंदर भोजन बनाने का काम करते हैं, ठीक है। और क्लोरोफिल के चलते ही पत्तों का रंग कैसा होता है? हरा होता है, क्लियर ना। अब आगे देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कहाँ से मिलेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, ठीक है, गैस है। और आपको पता है कि गैसों का मिश्रण क्या होता है? एयर होता है ना, वायु, हवा। और हवा कहाँ पे होता है? ये होता है वातावरण में, वायुमंडल में, यानी कि एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर क्या है यार? व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर इज एनवेलप ऑफ एयर, ठीक है ना। हवा का एक लिफाफा होता है, हवा का चादर होता है एटमॉस्फेयर। तो उसमें बहुत सारे गैस होते हैं। हवा क्या है? गैसों का मिश्रण है ना। हवा क्या है? गैसों का मिश्रण है। कई सारे गैस हवा के अंदर मिले होते हैं, जिसमें से कि आपको पता है कि 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, और जो 1% बच गया उसमें से बाकी सारे जितने भी गैस होते हैं हवा के अंदर वो पाए जाते हैं, जैसे कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन गैस, ठीक है। तो ये सब जो गैस है वो हवा के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना लगभग में 0.03% इतना है, ठीक है, लगभग इतना है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा से मिल जाता है पौधों को, ठीक है। और जब पौधे जहाँ पे खड़ा है वहाँ पे हवा तो होगा ना यार, ठीक है। और हवा है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो होगा ना, कि नहीं होगा? एकदम होगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधों को हवा से मिल जाता है, ठीक है ना। अब ये कैसे लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे अपने अंदर खींचते कैसे हैं, लेते कैसे हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वैसे ही पौधों को सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। और हम लोग ऑक्सीजन कैसे खींचते हैं? नाक से खींचते हैं। तो पौधे किससे खींचते हैं पता है? तो पौधे खींचते हैं स्टोमाटा से। अब स्टोमाटा क्या होता है? इसको हम लोग हिंदी में रंध्र कहते हैं ना, ठीक है। ये क्या होता है? चलो इसको समझते हैं पहले, ठीक है। तो स्टोमाटा को समझने के लिए हमारे पास एक पत्ता है और पत्तों के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है ना। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से जूम करके बड़ा करके देखते हो तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है ना। उसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एक किडनी की तरह है, ठीक है, और ऐसा 2 स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इन दोनों को कहते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है। तो यही दोनों जो सेल्स है, गार्ड सेल्स हैं, यही दोनों
इस स्टोमाटा को यानी कि रंध्र को खुलना या फिर बंद करने को रेगुलेट करते हैं, ठीक है ना। इन्हीं के मर्जी से ये खुलता है या फिर बंद होता है, ठीक है। जैसे कि इंसान के अंदर है ना नाक, हम लोग नाक थोड़ा ना बंद करते हैं, नाक को बंद करने के लिए कोई ढक्कन थोड़ा ना वहाँ पे है, लेकिन इन लोग के पास बंद करने के लिए गेट की तरह काम करता है, ये गार्ड है, ठीक है। देखो ना पहले के सीरियल में ऐसा होता है ना, राजा महाराजा की तरह ऐसे दो सैनिक खड़ा रहते हैं ऐसा भाला लेकर के, ठीक है। कोई आएगा तो इसको बंद कर देते हैं और उसको अगर अंदर आने का परमिशन मिल जाता है तो उसको खोल देते हैं, इस तरह का हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे खड़े रहते हैं गार्ड्स ऐसे इस तरह से, ठीक है, लेकर के जब किसी को रोकना होगा तो कैसे करते हैं, इसको ऐसे लगा करके ऐसे बंद कर देते हैं, ठीक है। तो वही काम यहाँ पर भी कर रहा है ये जो गार्ड सेल्स हैं, ठीक है। तो गैसों को अंदर आने के लिए खोलते हैं और बाहर निकलने के लिए भी यही बंद करता है, ठीक है। और इसी छिद्र के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। ऑक्सीजन इससे बाहर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर आता है, इसी रास्ते से अंदर आता है, ठीक है। समझ रहे हो ना। अब ये खुलता कैसे है, ये बंद कैसे होता है। अब देखो जब भी इसको खोलना होगा ना तो पौधे क्या करते हैं कि पौधे पानी को अपने अंदर सक कर लेते हैं, मतलब कि सोख लेते हैं। जब पानी को अंदर खींचते हैं तो पानी का मात्रा बढ़ने की वजह से पौधे फूल जाते हैं। तो ये जब फूलेगा यानी कि जब ये स्वेल करेगा तब ये अपने आप ओपन हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको बंद करना होगा तो पौधे क्या करते हैं कि पानी को छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं। जब पानी रिलीज हो जाएगा ना तो ये सिकुड़ जाएगा यानी कि श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। और श्रिंक होने के चलते ये बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये बंद और क्लोज होता है, यही इसके बंद होने का या फिर खुलने का मैकेनिज्म है, ठीक है ना। तो स्टोमाटा के बारे में अभी आप इतना ही समझो तो अच्छा है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसी रास्ते से पौधों के अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी पौधों को प्राप्त हो गया। अब हम लोग शुरू करेंगे कि ये जो प्रकाश संश्लेषण है इसका प्रोसेस कैसे शुरू होगा, इसका प्रोसेस स्टार्ट कैसे होगा और उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या चरण होते हैं, उसको समझते हैं, ठीक है ना। तो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के स्टेजेस को समझने के लिए इस वाले केमिकल रिएक्शन को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये वाला जो केमिकल रिएक्शन है ये आपको हर हाल में याद होना चाहिए, इसको अच्छे से रट लेना, इसको रटे बिना काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पहले इस पर नजर डालते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ठीक है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु यहाँ पर है, ठीक है, प्लस 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O यानी कि पानी के 12 अणु है, ठीक है ना। और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल जब ये दोनों एक साथ अवेलेबल रहेंगे, एक साथ उपस्थित रहेंगे, तभी ये वाला केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा। अगर दोनों में से कोई भी एक चीज गायब है ना तो ये रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा, ठीक है। जब ये रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा तो फिर फोटोसिंथेसिस चला जाएगा पेंडिंग में, ठीक है ना। इसलिए सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल बहुत जरूरी है इस केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। जब ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो ये सब मिलेगा प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है। तो ये जो है C6H12O6 इसको कहते हैं ग्लूकोज और असल में पौधों का भोजन यही है, ठीक है ना। और यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 बना है यानी कि ऑक्सीजन गैस बना है, ठीक है। ये ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। और ऑक्सीजन गैस जो है इसी रास्ते से स्टोमाटा के रास्ते से बाहर चला जाएगा, ठीक है, जिसका इस्तेमाल जंतु करेंगे, हम लोग करेंगे, ठीक है। और H2O बनेगा, ठीक है, पानी बनेगा, ठीक है। तो पानी को भी ये लोग इवेपोट्रांसपिरेशन के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पानी को बाहर निकाल देते हैं पौधे, ठीक है ना। तो ये जल है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है आपको हर हाल में याद होना ही चाहिए। तो चलो समझते हैं यहाँ पे। अब देखो ग्लूकोज जो है ना ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ऐसे लिखा था ना, कार्बोहाइड्रेट यही है, ठीक है। तो ये सिंपल वाला कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल वाला है, ठीक है। सरल कार्बोहाइड्रेट का रूप है ग्लूकोज और असल में यही पौधों के लिए भोजन है, ठीक है। तो इसको कैसे प्राप्त करते हैं, ये कैसे शुरू होगा, क्या स्टेज यहाँ पे है तो समझना। तो हमारे पास स्टेज 1 जो चरण 1 है इसमें क्या होता है समझिए ध्यान से, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में जो है जो क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश का अवशोषण होता है, सूर्य के प्रकाश का अवशोषण,
ठीक है ना, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। ठीक है, तो जो क्लोरोफिल पौधों के पत्तियों के अंदर होता है ना, उसके माध्यम से सूर्य के प्रकाश को ये सोख लेता है। देखो सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो पत्ते उसको सोख लेते हैं, क्योंकि सोखने के लिए कौन है, क्लोरोफिल है। ठीक है ना, तो सोख लिया, जब सोख लेगा तो उससे क्या मिलेगा। तो आइए आते हैं स्टेज 2 पर। जब सूर्य का प्रकाश पौधों के अंदर आ गया तो सूर्य के प्रकाश के अंदर प्रकाश ऊर्जा है कि नहीं है ना। सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा है कि नहीं है जी, बिल्कुल है सर। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश में प्रकाश ऊर्जा है, तो प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तन हो जाएगा किसमें, रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तन हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा में, यानी कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब ये कैसे हो गया पता है, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश आया था तब ये रिएक्शन स्टार्ट हो गया। जब रिएक्शन स्टार्ट हो गया तो अपने आप एनर्जी अपना रूप बदल लिया, तो प्रकाश ऊर्जा था तो अब क्या बन गया, रासायनिक ऊर्जा बन गया। ठीक है, जब रासायनिक ऊर्जा बन गया तो ऊर्जा है तो कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ तो होगा ना। ठीक है, तो इस एनर्जी की वजह से क्या होता है कि ये जो H2O है ना, जो पानी है जिसको कि जड़ों के द्वारा सोखा गया था, तो ये पानी टूटेगा। ठीक है, तो H2O जब टूटता है तो याद कीजिए चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था हम लोग, H2 हाइड्रोजन के मोलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे और ऑक्सीजन के मोलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन अलग हुआ है, ये ऑक्सीजन जो अलग हुआ है यही बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, 6 अणु निकलेंगे ऑक्सीजन के, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसका कोई काम यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना, और ये जो हाइड्रोजन निकला है, ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, और जब किसी के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है तो वहां पर क्या होता है, रिडक्शन होता है कि ऑक्सीडेशन होता है। याद करो, ऑक्सीजन के जुड़ने के साथ ऑक्सीडेशन होता है और हाइड्रोजन के जुड़ने के साथ रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर CO2 के साथ रिडक्शन हो गया। ठीक है, रिडक्शन यानी कि अवकरण यहाँ पे हो गया। ठीक है ना, तो सेकेंड स्टेज में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा के चलते H2O अणु जो है ये ब्रेक हो जाएगा, टूटेगा। किसमें टूटेगा, तो ये टूटेगा H2 में और O2 में टूटेगा। ये जो O2 है वो तो बाहर चला जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। ठीक है ना, लेकिन ये जो H2 है ये जुड़ जाएगा किसके साथ, ये जुड़ेगा CO2 के साथ, इसके साथ ये अवकरण कर देगा, इसका रिडक्शन कर देगा। ठीक है ना, और जब इसका अवकरण होगा तो पता है क्या बनेगा, जब CO2 के साथ हाइड्रोजन मिल जाएगा तो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो ये तीनों कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है क्या, देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो इन दोनों के मिलने के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन होने के चलते क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक है, और यही चाहिए था। ठीक है ना, इस तरह से ग्लूकोज बन गया। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, समझ गया ना। तो यही है फोटोसिंथेसिस के 2 स्टेजेस। तो 2 स्टेज में निपट गया यहाँ पर काम। ठीक है, और जो ग्लूकोज बन गया यही है असल में इनका भोजन। ठीक है, ग्लूकोज बन गया यानी कि भोजन रेडी हो गया, तो क्या इस पूरे भोजन का कंजम्पशन हो जाएगा कि कुछ भोजन बचा के भी रखना है बाद में चलाने के लिए। ठीक है ना, तो भोजन को बचाना पड़ेगा। तो भोजन को स्टोर करने के लिए जो ग्लूकोज है ये अपना रूप बदल लेता है। ठीक है, तो पौधे जो है ग्लूकोज को चेंज कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं स्टार्च के अंदर, स्टार्च के रूप में, जिसको कि हम लोग मंड कहते हैं। ठीक है ना, स्टार्च, तो स्टार्च के रूप में चेंज कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं किसको, ग्लूकोज को। स्टार्च क्या है, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का जटिल रूप है। ठीक है, हैंड राइटिंग पे मत जाना यार, बहुत गंदा राइटिंग है, जो छोड़ो। देखो ठीक है, तो ग्लूकोज को स्टोर करने के लिए इसको स्टार्च के रूप में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ठीक है ना, यहाँ तक समझ गए ना बिल्कुल अच्छे से। तो इस तरह से हम लोग पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के पूरे कार्यक्रम को समझ चुके हैं। हम लोग समझ चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण के घटक क्या क्या होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं
और ये सारे कंपोनेंट्स किस तरह से पौधों को अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और इसका जो केमिकल रिएक्शन है वो कैसे स्टार्ट होता है, किन चीज़ों की उपस्थिति में स्टार्ट होता है, और इसके रिएक्शन के बाद क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिसमें से कि जो ग्लूकोज है ना C6H12O6, यही असल में पौधों का भोजन होता है, ठीक है। ग्लूकोज कुछ और नहीं कार्बोहाइड्रेट ही है। तो कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म यानी कि इसका जो सरल रूप होता है वही ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो इस भोजन को स्टोर करने के लिए, ग्लूकोज को स्टोर करने के लिए पौधे क्या करते हैं कि इसी ग्लूकोज को ये लोग स्टार्च के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इसका जटिल रूप होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो क्लास 10th के स्तर पर आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में बस इतना ही जानना जरूरी था, ठीक है। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक दोबारा से देख सकते हैं, और ऐसा करने से हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइए। अपने दोस्तों, साथियों और सहपाठियों को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइए। अगर आपके सपोर्ट से ये चैनल ग्रो करेगा तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी, इससे हमें प्रेरणा मिलेगा, और हम लोग लगातार इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है ना। हमारा यही लक्ष्य है कि जितना हो सके उतने कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल आसान तरीके से सरल भाषा में आपको समझा सकें। और हमारा अगला लक्ष्य है कि मनुष्य के अंदर जो पाचन होता है, जो पोषण होता है, उसको समझाते हुए एक वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग उसका वेट कर सकते हैं। और हाँ, हमारे पास अभी रिसोर्सेज की कमी है, तो आपके लिए इसी तरह के वीडियोज़ आएंगे, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में, ठीक है ना। और इसका एक फ़ायदा भी है कि जब आप इसको देखते होंगे तो आपको लगता है कि कोई आप ही के सामने बैठ करके आप ही के नोटबुक में ये सब समझा रहा है, ठीक है ना। आप ही के नोटबुक में ये सब लिख लिख करके समझा रहा है आपको, ऐसा आपको फील होता होगा। तो यही इसका फ़ायदा है, ठीक है। तो इसको देखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल पर, जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, इसके लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। धन्यवाद।